हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। हम लोग हिस्ट्री में बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया है, कुछ बिजी शेड्यूल के वजह से अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हम लोग फिर से रिज्यूम करेंगे क्लासेस को। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी हाल ही में 10th क्लियर किया है और रिजल्ट भी आया है, जिन्होंने भी अच्छे मार्क्स लाए, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप स्टार्ट करने वाले हैं और 9 से अब आप 10th में आ चुके हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ने बोला कि सर हिंदी में थोड़ा समझाइए। मैं कोशिश करूंगा अब वर्ड्स को क्लियर करने का। टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया है। देखिए, ये एक्चुअली हम लोग स्टार्ट किए हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री वैसा हिस्ट्री जो कि यूरोपियन हिस्ट्री है, तो लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे भी इंटरेस्ट नहीं होता है, ना तो टीचर को उतना खास इंटरेस्ट लगता है, ना तो स्टूडेंट को, ये क्लियर बात है। और जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ने में ज़्यादा मजा है। इसमें वैसा कोई सीरियली कनेक्टेड नहीं होता है कि हाँ भाई मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल सल्तनत, ऐसे करके हम लोग लाइन बाय लाइन डेट टू डेट पढ़ते हैं। लेकिन आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में वैसा कुछ नहीं है। जैसे कि आपका ये अगर आप पढ़ रहे हैं तो बीच में आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपका मसुलुनी के बारे में भी दे दिया है ना। तो बीच में आपका मसुलुनी यहाँ पे दिया हुआ है। मसुलुनी का यहाँ पे क्या लेना देना है, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। बात 1929 का हो रहा है और हम आज बात करेंगे जैसे कि 1862 के टाइम का बात करेंगे, मतलब गरीबल्दी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री कनेक्टेड नहीं होता है, वो बहुत वास्ट होता है। तो उस चीज के लिए आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और जितना आपको 10th पास करना है अच्छे परसेंटेज में, है ना, आपको ज्यादा नॉलेज लेना है तो आप हायर क्लासेस में ले लेंगे। लेकिन अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को आप कनेक्ट अभी नहीं कर सकते हैं। एससीईआरटी उसके लिए काफी नहीं होता है। सिविल सर्वेंट सर्विस का जब आप प्रिपरेशन करेंगे, वैसे भी सिविल सर्विस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, तो इसीलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको उतना सीरियस नहीं लेना है। आप ज्योग्राफी जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे तो आपको मैं सब चीज क्लियर कर दूंगा। तो एसएसटी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है। अभी हम न्यू है आपके चैनल में, इसलिए आपको कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पर डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि धीरे धीरे सब कुछ आप एडजस्ट कर लेंगे, है ना। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे। अभी तो मैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और गैरिबल्डी से मैंने छोड़ा था, तो गैरिबल्डी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैं एक चीज सोचा हूं कि गैरिबल्डी में हम डायरेक्ट लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री से। ये खत्म होगा तब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन उन स्टूडेंट को जो अच्छे मार्क्स लाए हैं। बहुत मैंने सुना है कि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बैच से 400 प्लस मार्क्स भी लेकर आए हैं, तो ये अच्छी बात है। अगर किसी का 300 आया है, 300 प्लस है, तो उसको भी, वो भी अच्छा है। फर्स्ट जो सेकेंड डिवीजन किए हैं उनको भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि देखिए मैट्रिक का जो एग्जाम है, इसका जो बोर्ड है, मार्क्स उतना आपका लाइफ डिसाइड नहीं करता है। 10th का खास करके मार्क्स, आपको अभी 12th भी देना है, फिर ग्रेजुएशन करना है, फिर अलग अलग स्ट्रीम आपको लेना है। अलग अलग स्ट्रीम में सभी स्टूडेंट्स चले जाएंगे, कोई सिविल सर्विस में जाएंगे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। तो आपको बोर्ड मार्क्स कभी डिसाइड नहीं करेगा। आप मेहनत करते चले, आपको उसका रिजल्ट मिलता चलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गैरिबल्डी से। देखिए, जैसे मैंने आपके लिए एक छोटा सा नोट बनाया है गैरिबल्डी के ऊपर, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो आपको मैं दिखाते चलूंगा नोट्स का ये, और पढ़ते चलेंगे, क्योंकि राइटिंग आपको फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आएगा। पहले हम स्टार्ट करेंगे गैरिबल्डी की ही बारे में। देखिए यहाँ पे जो है आपका बेसिकली गैरिबल्डी किस चीज के लिए फेमस है, यूनिफिकेशन ऑफ द साउदर्न इटालियन स्टेट्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिपब्लिक थ्रू द आर्म्ड रिवोल्यूशन बाय प्रोफेशन। गैरिबल्डी वाज ए नेविगेटर एंड ए सपोर्टर ऑफ मजेनिस थॉट, ठीक है। बेसिकली ये प्रोफेशनली क्या थे, नेविगेटर थे, मीन्स जो एक्सप्लोरर थे, जो आपका दुनिया घूमने वाले नाविक जिसको बोलते हैं, सेलर, जो नाव चलाते थे, एक्सप्लोर करते थे, उसको नेविगेटर्स कहते हैं। और जनरली ये किनका सपोर्टर था, मजीनी का सपोर्टर था। यहाँ मैंने एक शॉर्ट नोट्स आपके लिए तैयार किया है, अब मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। जैसे कि गैरिबल्दी किस चीज के लिए फेमस है, यूनिफिकेशन ऑफ द साउदर्न इटालियन स्टेट्स, दक्षिणी
इटालियन राज्य के लिए, यूनिफिकेशन के लिए जोड़ने के लिए ये फेमस है। सपोर्टर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ मजिनी, जो मजिनी का जो विचारधारा था उस चीज को सपोर्ट कौन करता था? गैरिबल्डी करता था। सपोर्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का भी सपोर्टर था। मीन्स वैसा कंट्री जहां पे जो उसका संवैधानिक होगा वो मोनार्की होगा, राजा वाला प्रथा होगा, उस चीज का सपोर्टर था। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैवर, खास करके जब कैवर, काउंट कैवर से इनका मुलाकात हुआ, जब इनका आइडियोलॉजी से इनको रूबरू हुआ, तो फिर कैवर के वजह से ही इसका जो आइडियोलॉजी है बदल गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में बदल गया। स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ के इसलिए सुना दे रहा हूं क्योंकि राइटिंग आपको फर्स्ट टाइम समझने में दिक्कत होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइज करके अटैक किया, किसको? सिसिली को और नेपल्स को, जो आपका स्टेट से किसका? इटली का। इस दो राज्य में इसने आक्रमण किया और हासिल किया 1860 में, जीत हासिल किया, कंक्वेड इन 1860। ठीक है। ए यूनाइटेड इटली वॉज फाइनली एस्टेब्लिश इन 1861। 1861 में फिर इटली एक यूनाइट हो गया, एकत्रित हो गया। किसके और किसका उनको राजा कौन मिला? विक्टर इमानुएल राजा के तौर पे उनको मिल गया। ठीक है। आपके इसमें टॉपिक में रेड शर्ट भी आ सकता है। रेड शर्ट क्या है? एक आर्मी का एक वॉलंटियर है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वॉलंटियर मतलब होता है स्वयंसेवक। स्वयंसेवक का मतलब होता है जनरली वैसा चीज, वैसा आर्मी, वैसा ग्रुप जो काम करेंगे अपने देश के लिए बिना पैसे का, उसी को खास करके वॉलंटियर ही कहा जाता है। ठीक है। तो रेड शर्ट एक आपका आर्मी ऑफ वॉलंटियर का ग्रुप था, ऑर्गेनाइजेशन था, जो बहुत बड़ा रोल प्ले किया किसमें? इटली का यूनिफिकेशन में किया। आगे चले, चलिए अब और आगे देखिए क्या है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज कंप्लीटेड इन 1871। 1871 में फिर इटली का यूनिफाइड होता है। और उनका कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर्स कौन कौन रहा? जैसे कि आपका मजिनी थे, काउंट कैवर, गरिबल्दी और इमानुएल। ये इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली में ये वाला लाइन शॉर्ट में खत्म करने के लिए ये वाला लाइन से बता रहा हूँ मैं। जनरली यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज कंप्लीटेड इन 1871। किसके कंट्रीब्यूशन से, किसके योगदान से? मजिनी, कैवर, गरिबल्दी और विक्टर इमानुएल के रोल से। तो ये चीज है। तो गैरिबल्डी के बारे में जितना जनरली उनका क्या रोल था उनके बारे में मैंने बता दिया है ना। देखिए 1862 में उसने प्लान किया, अटैक किया रोम में, तो शॉर्ट नोट कर दिया गैरिबल्दी के बारे में, और यही उनका रोल, यही इसका रोल है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका आराम से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बस इतना ही है गैरिबल्डी के बारे में, और कुछ नहीं है। तो मेन काम उसका यूनिफिकेशन ऑफ इटली में था। ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था कि आपको समझने में इसलिए कंफ्यूजन होगा, परेशानी होगी। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। द प्रॉब्लम वॉज फाइनली सॉल्व बाय मसोलिनी when by making an agreement he accepted the position of Vatican। अब यहाँ मसोलिनी आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे। मसोलिनी, बेनिटो मसोलिनी, जो बेसिकली रोम का जो डिक्टेटर था बेनिटो मसोलिनी, वो यहाँ पे 1929 का बात चल रहा है और यहाँ हम लोग 1871 का बात पढ़ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसीलिए चीजों को अचानक से कनेक्ट कर दिया जाता है, आपका बहुत ज्यादा मॉडर्न ईरा को भी कनेक्ट कर दिया जाता है। अब उसमें क्या था आपका, जैसे मसोलिनी में आपका, ठीक है, तो आपको हम दिखाते हैं, जैसे कि वहां पे यहां देखिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसको भी आप लिख लीजिए, उससे रिलेटेड हम लिख दिए थे, आप पहले से नोट बना लिए थे। एग्रीमेंट देखिए साइन हुआ था 1929 में। एग्रीमेंट साइन इन 1921, दैट इज द लेटरन ट्रीटी। उसको क्या बोला जाता था? लेटरन ट्रीटी। किसके बीच में? बिटवीन, ये शॉर्ट में हम बिटवीन लिखे हैं, बिटवीन लीडर्स बेनिटो मसोलिनी एंड फाउंडेड द इंडिपेंडेंट वेटिकन सिटी। एक वेटिकन सिटी खूबसूरत सा छोटा सा देश है आपका यूरोप में, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री भी है शायद पूरे दुनिया में, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा देश, इसको वेटिकन सिटी। और वहां पे एक बहुत सबसे बड़ा लार्जेस्ट चर्च है, पीटर्स बेसिलिका। गूगल करेंगे ना, पीटर्स बेसिलिका दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है वेटिकन में। इसी चर्च के लिए तो पूरा वेटिकन जाना जाता है, बहुत छोटा है वेटिकन। और इसी चर्च की वजह से वहां पे पॉप लोग का राज चलता था जनरली। ठीक है, पॉप मतलब क्रिश्चियंस का जो हेड होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि बाद में पूरी तरीके से यूनिफाइड हो गया आपका, खास करके मसोलिनी जब 1921 में सॉल्व कर दिया। यहाँ लिखा हुआ भी है आपका वेटिकन सिटी के बारे में। पॉप कन्फाइंड हिमसेल्फ इन द फोर्ट ऑफ वेटिकन सिटी, अपने आप को बंद कर लिया था वेटिकन सिटी का, वेटिकन सिटी में। फिर विक्टर इमानुएल फिर बेरिंग द किंग्स पैलेस एनेक्स द रेस्ट पार्ट ऑफ द रोम, और जो बाकी कुछ
बचा हुआ रोम का पार्ट था वो विक्टर एम्युअल ने एनेक्स मतलब कब्जा कर लेना, ठीक है। और उस चीज लास्ट में फाइनली लेकिन पॉप को उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ा, उस स्थिति को स्वीकार करना पड़ा, और फाइनली फिर प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ मसोलिनी के तरफ से। तो ये 1929 का बात चल रहा है ना। और हम बात कर रहे थे 1871 का, तो कभी बहुत ज्यादा पीछे चला जाना पड़ता तो कभी बहुत आगे का भी बता देता है, तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, वो मैंने बता दिया है कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। तो इतना है आपका इस गैरिबल्डी के बारे में, आपका इतना दिया हुआ है इसमें, है ना। और अब आ गया आपका नेक्स्ट टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसमें भी मैंने एक शॉर्ट नोट तैयार किया है। चलिए, यूनिफिकेशन जर्मनी में आपका सिमिलरली प्रोसेस वेर गोइंग ऑन द जर्मन रीजन, देयरफॉर यूनिफिकेशन ऑफ द बोथ कंट्रीज कंप्लीट। लगभग एक टाइम में ही आपका यूनिफिकेशन जो है जर्मनी का और इटली का एक ही वक्त हुआ है, सेम ही टाइम में चल रहा था। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जर्मनी पुराने जमाने में 800 ईडी का टाइम दिया हुआ है कि आपका जनरली कौन यहाँ पे शार्लेमेन पढ़ा जाएगा, इसको आप क्या पढ़ेंगे, शार्लेमेन। तो वहां पे उस समय राजा हुआ था, शार्लेमेन राजा नामक था 800 ईडी में, जो कि राजा था वहां का रोम का। और उस समय जनरली यूनाइटेड था, स्टैंड था, मजबूत था। कौन, रोम। किसके अंडरशिप में, शार्लेमेन के अंडरशिप में। लेकिन जब मॉडर्न टाइम आता गया तो जर्मनी जो है छोटे छोटे पार्ट में बट गया, है ना। फ्रैगमेंटेड मतलब छोटा छोटा पार्ट में, टुकड़ा में बट जाना। और कम से कम कितना, 300 छोटा और बड़ा राज्य का जगह था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, वहां पे आपका प्रूशिया जो था सबसे पावरफुल राज्य था और उसका अपना एक प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था। दूसरी तरफ आपका साउदर्न जर्मनी जो था, जिसको डाइट, वो बेसिकली कैथोलिक का डोमिनेटेड जगह था। कैथोलिक मीन्स पॉप लोग चलाता था। दो तरह का होता है क्रिश्चियन में, एक होता है कैथोलिक, दूसरा होता है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स जो है ना एक्सट्रीमिस्ट था, कैथोलिक थोड़ा सा मॉडर्न मॉडरेट टाइप का ग्रुप के लोगों को कैथोलिक कहा जाता है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, तो ये आपका जर्मनी में अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में देखिए, हम और थोड़ा सा शॉर्ट्स में बताएंगे आपको। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो क्रेडिट जाता था किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को। और उसने एक कॉन्फेडरेशन तैयार किया, फाउंड किया, रीने, कॉन्फेडरेशन ऑफ रीने। कॉन्फेडरेशन मतलब अलायंस, संघ कोई चीज का। 1806 से लेकर 1813 7 साल तक ये कॉन्फेडरेशन रहा रीने का, ठीक है। इसमें देखिए मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया कॉन्फेडरेशन ऑफ रीने पे, उसको भी हम बता ही देते हैं, लेकिन उसको बताने से पहले इधर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपका हेजेल हो गया, हमबोल्ट हो गया, अंडरवुड, जैकॉब, ग्रीन, ये सब क्या किया कि जर्मन नेशनलिज्म को इंक्रीज करने में, जर्मन नेशनलिज्म को इमर्ज करने में, फैलाने में बहुत बड़ा रोल रहा। तो ये सब इन लोगों का, आप नेशनलिस्ट का आप नाम याद रखेंगे। हेजेल हो गया, हमबोल्ट हो गया, और अंडट, जैकॉब ग्रीन, ईटीसी, ये सब कुछ फेमस लोग थे जो जर्मन नेशनलिज्म को इमर्ज करने में, मतलब फीलिंग को बढ़ाने में, या फिर बहुत बड़ा रोल प्ले किया नेशनलिज्म लाने में। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। जर्मनी में ये इंटेलेक्चुअल्स मतलब बुद्धिजीवी लोग, किसान, है ना, आर्बिट्रेट्स पंचायती के लोग जो होते हैं, आर्बिट्रेट कहते हैं उसको। तो इस तरह के लोग नेशनलिज्म को लेके आया। हेजल बहुत बड़ा रोल प्ले किया जर्मनी का नेशनलिज्म में। हिस्टोरिकल डायलेक्ट्स वगैरह जो आपका इतिहास था जर्मन का, उसके मदद से लोगों को समझाया कि हमारा इतिहास ऐसा है, गौरवशाली है। तो उसके मदद से, इतिहास के मदद से आपको हेजल ने समझाया लोगों को, ठीक है, इंक्रीज किया, आत्मविश्वास बढ़ाया लोगों का नेशनलिज्म लाने के लिए हेजल ने किया, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद चांसलर था प्रूसिया का बिस्मार्क, वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ, किससे, हेजल से इंप्रेस हो गया। अंडर अवकेंड द नेशनलिज्म थ्रू हिज पोएट्री, और पोएट्री मीन्स कविता वगैरह से भी बहुत ज्यादा नेशनलिज्म का जो एक होता है फीलिंग को
आगे बढ़ाया पोएम वगैरह से। हार्डेनबर्ग और नोवो लाइस ये सब भी कुछ अपना इतिहास के मदद से बहुत सुंदर सुंदर जो इतिहास घटा है जर्मनी में उसको मदद से भी पेश किया। कौन? हार्डेनबर्ग और नोवो लाइस। बहुत लोग चित्र बनाया, पेंटिंग किया, जर्मन का जो कल्चर था अपना उसको दर्शाया पेंटिंग के थ्रू, और नेशनलिज्म को इनक्रेज किया पिक्चर के मदद से। उसका जो पुराना बैटल में बहुत लोग शहीद हो गए, हीरो हो गया, हीरोइंस हो गया, बहुत सारे आंदोलन में जो भाग लिए थे और जर्मन को बनाने में जिनका बहुत बड़ा रोल रहा था, उनके मदद से भी जर्मन में जो नेशनलिज्म था फैलाया गया। Thus now Germany too became ready to enter the modern era। अब जर्मन उस कंडीशन में था कि एक आधुनिक जर्मनी बनने के लिए तैयार था, है ना, और फ्यूडलिटिक सिस्टम खत्म होने वाला था। अच्छा, फ्यूडल यहाँ एक है, फ्यूडल जो यहाँ जहाँ भी आएगा ये वर्ड शब्द वैसा होता है कि पुराने जमाने में जब लड़ाई होती थी ना, तो लड़ाई जीतने के बाद उसके बदले कुछ पैसे दिए जाते थे या फिर जमीन दिया जाता था, उसी को फ्यूडलिटिक सिस्टम कहा जाता है। जनरली राजा मोनार्कियल टाइम में होता है, किंग के टाइम में होता है, जहाँ किसी देश में राजा हो। देयर वॉज ए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट्स। चाहे कोई आपका पढ़ाई लिखाई का इंस्टीट्यूट से हो, संस्थान से हो, या फिर कोई बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट है आपकी तरह हो गया, विद्यार्थी लोग का भी बहुत बड़ा रोल रहा आंदोलन में जर्मनी का। ठीक है, जर्मन में जो आपका संघवाद का, राष्ट्रवाद का जो आंदोलन चल रहा था उसमें आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी और स्टूडेंट्स दोनों का रोल रहा है। टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, उसने एक संगठन भी बनाया ब्रूशन शाफ्ट जैसे यूथ एसोसिएशन का नाम पे। और जो सबसे बड़ा केंद्र था आपका विल्मर राज्य, या वहाँ पे एक था विल्मर स्टेट, जेना यूनिवर्सिटी आपका सेंटर था नेशनल मूवमेंट के लिए। ठीक है, मतलब हर एक मूवमेंट का एक सेंटर होता है ना, तो जैसे कि 1857 का सेंटर क्या था? दिल्ली और मेरठ था, तो उसी तरह से यहाँ पे आपका जेना यूनिवर्सिटी सेंटर था, विल्मर स्टेट में है ये। मेटरनिच ने एक कानून पास किया जिसको हम कार्लसबैड डिक्रीज कहते हैं। उस मूवमेंट को, जर्मन का नेशनलिज्म को दबाने के लिए मेटरनिच ने एक कानून पास किया। उसका नाम क्या है? अगर क्वेश्चन आ गया कि मेटरनिच ने कौन सा लॉ पास किया था, तो आपको लिखना है क्या? कार्लसबैड डिक्रीज, ताकि उस मूवमेंट को सप्रेस किया जा सके, दबाया जा सके। सप्रेस मतलब दबाना। लेकिन जर्मनी में तब तक नेशनलिज्म का फीलिंग बहुत ज्यादा ही फैल चुका था। तो हम लोग आज इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बिस्मार्क के बारे में पढ़ेंगे। अभी नेशनलिज्म चैप्टर आपका जर्मन यूनिफिकेशन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म करने का कोशिश करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग शॉर्ट्स में, अगर आपको यह आइडिया अच्छा लगा कि हम शॉर्ट में ही पढ़ा दें और कुछ अपना नोट्स बना करके आपको हम दे दें, ताकि आप याद भी कर ले पॉइंट टू पॉइंट। अगर वैसा कुछ फ्यूचर बहुत ज़्यादा आगे चला गया, हम पढ़ाई कर रहे हैं 1850 का, बाद अगर मान के चलिए कि 1950 का हो रहा है, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स होगा तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं बिल्कुल आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा, आप भी मुझे सपोर्ट करें। एसएसटी के लिए, सोशल साइंस के लिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी, अभी तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स आने ही वाला है। ज्योग्राफी और सिविक्स जब आप पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि हम लोग स्टार्ट ही कर दिए हिस्ट्री से, वो भी नेशनलिज्म यूरोप से। थोड़ा सा ये चैप्टर से लोग भागते हैं नेशनलिज्म से, तो आपको इस चीज़ के लिए भागना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। जितना आपको क्वेश्चन, आपको क्या चाहिए कि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बस वो नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। इस चैप्टर में बेसिकली आपका एससीईआरटी में दिया हुआ है लीडर्स का रोल, कौन कौन महान लोग थे जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली में किसका किसका रोल रहा है, और नेशनलिज्म में किसका किसका रोल रहा है। तो उसका फेमस लीडर्स का नाम आपको याद रखना, और कब कौन सा इवेंट हुआ है उसका नाम याद रखना है। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, आप लोग टेंशन नहीं लें और भिड़ जाइए। ये वाला बैच पास हो गया, उम्मीद करते हैं कि इससे भी ज़्यादा मार्क्स नेक्स्ट बैच में लाया जाएगा, मतलब आप लोग का बैच लेके आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं, और वीडियो को शेयर करें, और मैट्रिक इंग्लिश मीडियम को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।